welcome back to my YouTube channel. My name is Kanishka and I gave NEET 2026 with the marks of 578 and I secured an All India rank of around 18,000. So today I am here to tell you about my NEET story, as some people were interested in that and how it all went, how I improved my score and how I did. So let's go that how I improved my score from 450s to 578 with a rank of around 18,000 in such a difficult paper. So let's get started. So it all started. अब कईयों को लगेगा कि अगर मैं 2025 की बात भी करूँगी कि उस पेपर में तो इसको कॉलेज भी नहीं मिला, बट अगर हम उस सर्कमस्टांसेस की बात करें ना, आई शुड टेल यू कि वो ऐसी चीज़ थी मेरे पास. अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास था पंजाब का कोटा एंड चंडीगढ़ का कोटा. एक्चुअली दोनों ही स्टेट्स में ऐसे होता है, या तो आपके पास +1 +2 होनी चाहिए वहाँ पे, या तो आपके पास वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए. मैं पंजाब में रहती हूँ, मेरा वहाँ का डोमिसाइल है और मेरी स्टडी चंडीगढ़ की थी. सो आई हैव 2 ऑप्शन कि मैं दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकती हूँ. दोनों तो आप सबको पता होगा कि हम चूज़ नहीं कर सकते. सो एज मुझे लगता था कि चंडीगढ़ एक अच्छा कॉलेज है. मैंने वहाँ के बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी थी एंड ऑल दैट, और मैं हमेशा चंडीगढ़ में पढ़ी हूँ, तो मुझे था मैं चंडीगढ़ में ही कंटिन्यू करूँ, बिकॉज जो वैसे भी पंजाब के कॉलेजेस जो अच्छे अच्छे हैं वो मेरे घर से भी बहुत दूर थे. एंड जिनको फ़ीस के बारे में भी नॉलेज होगी, चंडीगढ़ की फ़ीस इज़ कंपैरेटिवली वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ द पंजाब्स फीस. पंजाब की फ़ीस लैक्स में है, चंडीगढ़ की थाउजेंड्स में है. सो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला कि पे हमें करना है, तुझे नहीं करना है तो तू पंजाब चूज़ कर ले अगर बॉर्डर लाइन तुझे लग रहा है. बट मैं पूरी कैलकुलेशंस लगा के, मुझे एवरीवन सेड, इवन माय टीचर्स या किसी से भी मैं बात करती थी, सबने कहा कि तू पंजाब भर. बट मैंने बोला नहीं, चंडीगढ़ भरूंगी. सारी अपनी कैलकुलेशंस लगा के कि इस बार चंडीगढ़ में बच्चे कम हुए हैं, इस बार को मार्क्स शायद, जबकि 2024 में वहाँ की क्वालिफाइंग कट ऑफ जो थी, लास्ट कट ऑफ आई थिंक रैंक गई थी 26,000 और मेरी 38,000 रैंक थी 2025 में. तब भी मैं इतना बड़ा चांस ले लिया मैंने. पंजाब में 2025 में जो कट ऑफ गई है वो अराउंड आई थिंक 45,000 समथिंग गई है. मुझे वहाँ पे बहुत ही आराम से कॉलेज मिल जाता अगर मैं पंजाब में भरा होता. तो ये ऐसा नहीं है कि 2025 में मैं पढ़ी नहीं थी. जो जर्नी मैं उसमें गई थी ना, वो एक्चुअली बहुत अच्छी पढ़ाई हुई थी उस टाइम पे. तो जिसको भी अगर उस ड्रॉप पेयर में पढ़ना है, जिसका भी अटैम्प्ट में नहीं हुआ है, आई थिंक सो इट विल हेल्प यू. अगर मैं आपके साथ वो जर्नी शेयर करूँगी. वो पेपर फर्स्ट टाइम डिफ़िकल्ट आया था एंड आई कांट इवन टेल यू, मैं इतनी पैनिक स्टेट में आ गई थी ना उस टाइम पे. मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. मुझे ऐसे लग रहा था कि कहाँ मेरे नंबर, तो मॉक टेस्ट में 680 90 आ रहे थे, मुझे इसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा है. फिजिक्स के सिर्फ 10 to 12 क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हुए फर्स्ट गो में. मेरे डाउट्स थे बायो और केमिस्ट्री में भी उस पेपर में, मैं वो नहीं सॉल्व कर पा रही. मेरे पास टाइम इतना कम है, आई कांट इवन टेल यू मैं कैसे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई वो हो रहा है कि पैनिक अटैक आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, मुझसे ये नहीं हो रहा है. मैं पागल हो रही थी कि मेरे साथ वाला बच्चा तो शायद कर रहा होगा, मेरे आगे वाले बच्चे को आते होंगे, मुझे ही नहीं आते हैं. अगर उस टाइम मुझे पता होता ना कि ऐसा पेपर आ सकता है. एंड एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं चाहती हूँ कि कोई भी ना करे, वो मेरी ये है कि मुझे क्वेश्चंस छोड़ने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. मैं कहीं ना कहीं से सॉल्व कर लूँगी और मुझे लगेगा कि मैंने इसको पूरा ऐसे थ्योरेटिकली पूरा अपना लॉजिक लगा के सॉल्व किया तो ये सही होगा. जो क्वेश्चन छोड़ना भी होगा मैं उसको भी सोचूंगी मुझे दूसरा बच्चा करे, मैं ऐसे ही 1 मार्क्स के चक्कर में क्यों कर रही हूँ. बट वो एक मार्क्स बहुत वैल्यू रखता है. एक मार्क्स के पीछे 1,000 रैंक या 2,000 रैंक पीछे चली जाती है हमारी. उस ईयर मैंने यही गलती करी, मैं बहुत ज़्यादा थोड़े क्वेश्चन छोड़ के आई. एंड दिस ईयर 2026 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था नीट का, उसमें भी मैंने यही गलती करी, जबकि मुझे मम्मा ने बोल के भी भेजा था कि इस बार तो क्वेश्चंस छोड़ के आना. बट मैंने नहीं छोड़े. बट री नीट में आई लेफ्ट अराउंड आई थिंक सो 14 to 15 क्वेश्चंस, और उसने मेरी बहुत हेल्प करी. आई थिंक वो 14 to 15 मार्क्स मेरे बच गए. सिर्फ एक क्वेश्चन था फिजिक्स का जो मेरा सही हो सकता था, बट मैं छोड़ आई. अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, बट आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी आई थिंक सो नहीं होना चाहिए कि हर क्वेश्चन आप कर ही दो. सो इट ऑल स्टार्टेड 2024 का पेपर मैंने दिया, वो मेरा अच्छा नहीं गया. एंड अराउंड आफ्टर 1 वीक उसके मुझे कॉल आई मेरे इंस्टीट्यूट से कि आप यहाँ पे आ जाओ, आपको ऐसे आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे. एंड एज आई टोल्ड इन माई लास्ट वीडियो, मेरी एक बॉटनी के मैम थे, उन्होंने भी मुझे बोला कि आपको लगता है कि शायद आपकी टीचर को ना आप में कुछ दिखता है, उनको पता है कि कौन सा बच्चा, या कोई भी, नॉट इवन मी, बहुत बच्चों को उन्होंने बोला होगा, बट मेरे लिए वो
मेरे एज अ स्टूडेंट हम एक टीचर को ही देखते हैं, एज अ टीचर उनके पास बहुत बच्चे होते हैं। तो मेरे लिए आई थिंक शी इज़ द बेस्ट टीचर जो मेरे को अभी तक मिले हैं। उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम आओ एंड आई विल टीच यू, ये तुम्हारा सिलेक्शन इस साल होगा। इवन एट द फर्स्ट पीटीएम जो वहाँ पे होती है, तब भी उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, तुम अपने मार्क्स बढ़ाओ, तुम्हारा मार्क्स बढ़ेंगे। जिस बच्चे के मार्क्स 2024 के मॉक टेस्ट में 550 से ज़्यादा नहीं आते थे, मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया आई थिंक वहाँ पे 2025 जब मैंने 5 की प्रिपरेशन शुरू करी, मेरे मार्क्स आई थिंक 608 आए थे एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे 600 प्लस तो आए। मेरे तो इतने नंबर आते ही नहीं थे कभी भी। आई वॉज सो हैप्पी एंड मैंने मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे हैं एंड शी वॉज नॉट बिलीविंग इट। जब रिजल्ट आया तो आई शोड इट टू हर कि ऐसे हैं एंड शी सेड ओके, बट हमें इसको और लेके जाना है बिकॉज सबको पता है कि उस साल का पेपर इतना ईजी आया था और कट ऑफ 650 660 गई थी, तो वहाँ तक हमें पहुँचना था एंड वो टाइम लेगा। सो इट ऑल स्टार्टेड, मैंने अपना पूरा उसको दिया। ये हमारे जो फिजिक्स के मैम थे उनको था कि जो हम वो एक दिन पढ़ाते थे ना, वो अगले दिन उसको सुनते थे, चाहे वो थ्योरी है चाहे कुछ भी है। तो वो एक बहुत अच्छा बेनिफिट था एंड आई थिंक कि जिसके टीचर नहीं भी सुनते ना, उसको भी चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, नॉट ओनली फिजिक्स, तो फिजिक्स तो वैसे भी हमें नोट्स कर ही लेने चाहिए होते हैं एक बार। तो फिजिक्स के मैम जो मैं पढ़ाते थे वो हम पूरा पढ़ते थे 2-3 बार एंड क्वेश्चंस हमारे जो पैकेजेस में होते थे वो टॉपिक वाइज कम होते थे, ऑल ओवर ही होते थे। तो मैम कई बार टिक करा देते थे, कई बार अगर हमें खुद को मन करे, जो हमारे अंदर होना चाहिए इंथुजियाज्म, तो वो हम खुद कर लेते थे। वैसे तो 2-3 लेक्चर्स के बाद ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, शुरू शुरू में तो आपको क्वेश्चंस भी नहीं मिलते हैं किसी किसी टॉपिक्स के। तो पहले मैं उसको पढ़ती थी हाफ एन आवर टू 1 आवर अच्छी तरह। उसके बाद जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री के मैम ने भी जो कराया वो मैंने पढ़ लिया। एटलीस्ट ऑर्गेनिक एंड फिजिकल तो आपको नोट्स से करनी ही पड़ेगी। जब मैम करा रहे हैं तब तो अच्छी तरह करो उसको, जितना जितना कंप्लीट हो रहा है ना उसको भी पूरा पूरा पढ़ना चाहिए। जैसे मर्जी टाइम मैनेज करो, अगर आपके मन में होगा ना तो वो अपने आप हो जाता है एंड आई रियलाइज इट दैट ईयर। मतलब मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं ऐसी थी, मैं पूरा दिन 3 घंटे के लिए लेके भी उठ जाती थी, मेरे अंदर इतना था। जो आज अगर मैं बोलूँ मेरी 8 आवर्स की नींद में भी नींद नहीं पूरी होती है, मुझे नहीं समझ आ रहा था। 2026 में मेरे साथ यही हुआ। मैं सोचती रहती थी कि 2025 के पेपर के टाइम ना मैं अगर रात को 2 बजे भी सोती थी मॉक टेस्ट के टाइम पे, मेरी 5 बजे बिना अलार्म की नींद खुलती थी। मे बी वो अंदर से इतना था कि मुझे करना है। उस साल मेरे बहुत फ्रेंड्स का क्लियर हो गया, मैं सबकी वीडियोस देखती थी कि वो इतना एंजॉय कर रहे हैं एंड ऑल दैट, पर मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि इस साल मैं भी करके दिखाऊंगी एंड मैं इनके पास पहुंचूंगी। मैं उस साल इतना नहीं रोई एंड अगर वो इट इज़ वेरी इजी टू से कि अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं कीप गोइंग, बट आई शुड से यू शुड कीप गोइंग। किसी की बातों पे ध्यान मत दो, आप ये सोचो कुछ नहीं होता, इसमें कम आया ना अगले में ज़्यादा ला के दिखाऊंगा। एंड मैंने ये किया है। मैं कोई एक जगह बैठ के रो नहीं होती थी कि मेरे नंबर नहीं आ रहे। मे बी वो आता है फेज 2-4 टेस्ट एंड मॉक टेस्ट में तो बिल्कुल आता है कि आपके 15 दिन रह गए, आपके नंबर नहीं बढ़ रहे, आपके नंबर नहीं बढ़ रहे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बट आपको जाना पड़ेगा आगे, अगर आपको एट द एंड रिजल्ट चाहिए तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला कि जब अब कोचिंग के हम आते हैं तो हमें फिजिक्स के पढ़ना है, नोट्स हमें पढ़ने हैं, चाहे वो थ्योरी है, क्योंकि हम एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते हैं कई बच्चे, एंड पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ने ज़रूरी होते हैं। एटलीस्ट आप पॉइंट्स टू पॉइंटर सारों के पढ़ो, एंड में तो पक्का ही पढ़ लो, शुरू में नहीं भी पढ़ रहे हो तो वो चीज़ें कंप्लीट करो एंड उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। हमारे मैम ने हमें बोला होता था कि एक जो आपके पास पैकेज है ना अपना, उसके क्वेश्चंस को आप 3 to 4 टाइम सॉल्व करो। एटलीस्ट PYQs को ना मैम हमें 3 से 4 बार टेस्ट से पहले सॉल्व कराते थे। उसके बाद जैसे दूसरा टेस्ट हमारे एक ही सिलेबस के 3 से 4 टेस्ट हो जाते थे। पहले होगा जैसे 2 चैप्टर का टेस्ट, फिर 5 चैप्टर्स का इकट्ठे, फिर आगे, तो उसमें आई थिंक 5 to 6 टाइम्स तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। एटलीस्ट PYQs में करती थी। हमारे आई थिंक 4 सेक्शंस होते थे, जो लास्ट सेक्शन होता था ना वो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन होता था, तो उस सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, बट एक बार तो मैं करती थी। फिर जो नहीं हुआ करते थे मैं उन पर रेड सर्कल मार्क करती थी एंड ऑल द डाउट्स लेने ज़रूरी हैं। मैं हमेशा जो क्वेश्चन मेरा डाउट है मैं उस दिन जाकर डाउट लेती थी, और अगर वो ज़्यादा कंपाइल हो जाते हैं ना फिर आपको याद भी नहीं रहता कि उसमें आपको डाउट क्या था। कई बार आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपको थोड़ा सा नहीं पता चलता है, तो डाउट्स ज़रूर लेना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। बायो में हमारे इंस्टीट्यूट में जो मैम नोट्स लिखवाते थे ना वो एक्स्ट्रा होते थे, बट अगर मैम ने जिस दिन सुनने होते थे तो आई वुड रीड देम एंड
मैं वैसे बोलूँ तो शुरू शुरू में तो मैंने करे ही है, क्योंकि हमारे टेस्ट में भी आउट ऑफ सिलेबस वो आता था क्वेश्चंस कई बार, तो सम पॉइंट्स मैं वहाँ पे पढ़ती थी। बट मैंने उस साल एनसीईआरटी आई डोंट नो कितनी बार पढ़ी होगी। मैं एनसीईआरटी को बार बार पढ़ती थी, बार बार पढ़ती थी, बार बार पढ़ती थी। मॉक टेस्ट के टाइम पे भी इवन मैंने एक टेस्ट से पहले ना बायो की एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ा होगा उस चैप्टर की। मुझे भी नहीं पता कि मैंने वो कैसे करा है, बट शायद वो कहते हैं ना दिल से था कि सारे पहुंच गए, मैं नहीं पहुंची। जबकि इसको मैं एक्चुअली कंपेयर करूँ ना 2026 से, शायद यही मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी कि मैं उस फेज़ के दुख से जो निकली थी ना, मेरा मन नहीं कर रहा था दोबारा पढ़ने का, तो मेरे मार्क्स भी शायद इसीलिए कम आए उस टाइम। मैं नहीं पढ़ पा रही थी, मेरा एक ही टाइम सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा था। मैं आई विल शेयर इट विद यू कि आप नीट से पहले भी 1 to 2 मंथ्स कैसे पढ़ो। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सब कुछ सॉल्व कर लेती थी। आपके अंदर से होना चाहिए एंड वो अपने आप टाइम आपका बढ़ जाएगा। वो 24 आवर्स भी ना आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे, और अगर नहीं होगा तो वो 24 आवर्स में आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आई एम लिटरली टेलिंग यू, मेरे साथ दोनों चीज़ें हुई हैं। सो आप बायो के एनसीईआरटी को पक्का पढ़ो, फिर फिजिकल की अगेन जैसे आप फिजिक्स कर रहे हो वैसे करो, एंड ऑर्गेनिक का जो आपको मैम करा रहे हैं वो आप ज़रूर पढ़ना, जो आपके नोट्स में है वो अपने करने ही करने हैं। एंड एनसीईआरटी उसकी बिल्कुल पढ़ना। एक बार नोट्स पढ़ो फिजिकल के और ऑर्गेनिक के, उसके बाद एनसीईआरटी ही बार बार पढ़ो। उसके बाद आपको एंड में नोट्स पढ़ने की बार बार ज़रूरत नहीं है, जो मैं कहती हूँ, क्योंकि आपके नीट में एनसीईआरटी ही आनी है और कुछ नहीं आना। इनऑर्गेनिक की तो बिल्कुल शुरू से एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखवाया जाता है। अगर मेन पॉइंट्स एक्स्ट्रा हाईलाइट कर लो तो उसको रिवाइज कर लो बार बार ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज आप एनसीईआरटी ही गो थ्रू करो। एंड बस यही है, उसका पूरा फॉलो करो। एंड टेस्ट से पहले जो आई वुड से कि हमारे आई थिंक 14 डेज़ में टेस्ट होता था, जो हम सिलेबस पढ़ते थे उसका। जैसे ही एक टेस्ट कंप्लीट हो जाता था ना, मैं उसके 2-3 दिन ब्रेक लेती थी। मतलब जो क्लास में करा रहे हैं वो तो हमें करना ही करना है। उसके बाद जैसे कि बायो के 2-3 चैप्टर्स आ रहे हैं, बॉटनी के 1-2 एंड जूलॉजी के, फिर केमिस्ट्री के, ऐसे मैं वो स्टार्टिंग से शुरू कर देती थी। मैंने बोला कि मैम बोलते थे टेस्ट से पहले फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो 2 से 3 बार सॉल्व करने हैं, तो वो कैसे होंगे? वो 2 वीक्स हमें मिले हैं ना टेस्ट के लिए, उस 2 वीक्स में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो सॉल्व करो ना फिजिक्स के क्वेश्चंस। एंड बायो के चैप्टर को मैं 5 से 6 बार पढ़ती थी टेस्ट से पहले, तभी जाके उसमें नंबर अच्छे आते थे। एंड एज आई सेड कि फर्स्ट टेस्ट में मेरे मार्क्स 608 थे। इट वेंट ऑन एंड मैं 650 तक पहुंची हूँ। इवन मेरा हमारे आकाश में AITS होता है, मेरा फर्स्ट AITS इतना अच्छा गया था, आई थिंक सो 660 अबव उसमें मेरे नंबर आए थे। सो वो धीरे धीरे चलना पड़ता है। एंड इट्स नॉट कि मेरे नंबर आगे बढ़ते भी हैं, उसमें कम भी हुए। इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर्स जो आते हैं उसमें नंबर कम भी हो जाते हैं, क्योंकि एक एक चैप्टर के भी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस डालते हैं। बट इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर्स, रोटेशन जैसे चैप्टर्स जो आप सबको मुश्किल लगते हैं ना, जब वो एंड में आप आते हो ना, उसके क्वेश्चन की जो नंबरिंग होती है ना वो कम हो जाती है टेस्ट में, तो वो आपको धीरे धीरे सीख जाएंगे। बस आप उनको सॉल्व करते रहो दोबारा दोबारा। इक्विलिब्रियम से भी इतने गंदे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसको एज अ वो लेके नहीं चलो कि आपका वो फोबिया बन गया। इक्विलिब्रियम, रोटेशन जैसे चैप्टर्स वो नहीं है, उनसे ईजी क्वेश्चंस ही आएंगे, टेंशन मत लो। वो धीरे धीरे उसके क्वेश्चन सॉल्व करो एंड वो सही हो जाएगा। एंड टेस्ट से पहले ये पढ़ो, उसके बाद टेस्ट से 2 दिन पहले आप उसको दोबारा करो कभी भी। एज आई वुड से मैंने बहुत रियर चांसेस होगा कि कोई 1-2 टेस्ट के लिए किया होगा, जो कि मेरे आई थिंक 50 to 60 टेस्ट से ज़्यादा टेस्ट हुए होंगे इंस्टीट्यूट में। बच्चे टेस्ट से पहले छुट्टी ले लेते हैं। टेस्ट का तो पढ़ ले, पहले हम 2 वीक से शुरू नहीं कर रहे। जैसे मैंने बोला मैं शुरू करती थी तो मुझे उस टाइम तक टेंशन नहीं रहती थी, तो वो अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो टेस्ट से 1 दिन पहले हमें छुट्टी लेने की नीड ही नहीं होगी। बच्चे इतने एब्सेंट होते थे, हमारी क्लास की स्ट्रेंथ आई थिंक 40 to 50 होगी, अगर उसमें से सिर्फ 15 to 20 बच्चे आते थे, कई बार तो उससे भी कम आते थे। अगर टेस्ट AITS होगा या कोई और होगा, अगर नॉर्मल 14 डेज वाले टेस्ट है तो फिर भी आ जाते थे, क्योंकि बच्चों को टेस्ट देने की टेंशन नहीं होती थी। सो आई वुड से छुट्टी कभी मत लो, क्योंकि जो क्लास में होगा वो भी रह जाएगा, उसके नोट्स लिखने पड़ेंगे, वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। और बैकलॉग सबके हो जाते हैं, कभी कभार हम पूरे ईयर में सिक हो जाते हैं, कभी किसी वेडिंग पे, वैसे इस चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी आई वुड से ये चीज़ें हो सकती हैं बीच में। तो ट्राई टू कवर योर बैकलॉग एज सून एज पॉसिबल, उसको इकट्ठा मत होने देना। ये सब पूरा चल के आपको करना पड़ेगा। एंड जिसको ये लगता है कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये साल तो इसकी खुद की एडमिशन नहीं हुई, ये एंड ऑल दैट, मैंने शुरू में भी यही कहा है, ऐसा नहीं है। अगर आई थिंक सो कि अगर मैंने राइट डिसीजन लिया होता
या कोई भी और इस तरीके से पढ़े। एंड बिकॉज आप सबको पता है कि मुश्किल पेपर भी आ सकता है, जो हमें उस टाइम पे नहीं पता था। इवन मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मेरे 680 आ रहे हैं ना मॉक टेस्ट में, तो ये तो इससे ज़्यादा बहुत बढ़ जाएंगे, क्या पता इससे 5-10 नंबर ज़्यादा ही आ जाए मेरे नीट में। मैं उसको एज ए ना अपना बहुत मोटिवेशन लेके चलनी थी लगी थी, जो आगे जाके वो पेपर इतना टफ था कि मेरे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे थे। 1 डे बिफोर नीट मेरे इतने मार्क्स आए थे 680, और जब आपको नीट में क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे, आप सोचो आपका वो माइंडसेट कैसे ख़राब होगा कि क्यों नहीं आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे ईयर का प्लान आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरा डेली टाइम टेबल चाहिए कि मैं डेली कैसे शेड्यूल फॉलो करती थी, यू कैन कमेंट मी कि आपको ये चीज़ पता लगानी है। एंड ऑल्सो कि मैं फॉर द रीनीट में 1 मंथ के लिए कैसे पढ़ी, उसके लिए सेपरेट वीडियो आई विल मेक। एंड 1 मंथ या 2 मंथ पहले, हम नीट से पहले भी मैं कैसे फॉलो करती थी कि मैं कैसे 2-2 दिन में पूरा सिलेबस जो 5 to 6 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट आते हैं वो मैं कैसे कवर करती थी। आई विल शेयर अ वीडियो ऑन दैट इफ़ यू नीड, एंड कमेंट मी अगेन कि अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए। सो इफ़ दिस इज़ द ओनली वे, इफ़ यू लाइक माई चैनल, आप उसको सब्सक्राइब करें। दिस इज़ द ओनली वे कि मुझे पता लगेगा कि आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, एंड मोटिवेट मी टू इवन मेक मोर फॉर यू। सो डिफरेंट थिंग्स, एज आई से कि डिफरेंट थिंग्स वर्क करती हैं अलग अलग लोगों के लिए। ये मेरे लिए काम करी, बट आई थिंक सो इट विल हेल्प अ मेजॉरिटी ऑफ यू। आप इसको ट्राई करके देखें। एंड अगर आपको मेरा टाइम टेबल चाहिए, अगेन आई सेड यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। एनी क्वेरीज, again you can comment me, and I will see you in the next video. Bye. Thank you everyone.